हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रोग्रीन्स के बारे में जानेंगे कि माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं, उनका प्रोडक्शन क्या है, पोटेंशियल क्या है और हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइक्रोग्रीन्स के बारे में। माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं? माइक्रोग्रीन्स छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की सब्जियां, जड़ी बूटियों और अनाजों से उगाए जाते हैं। ये बहुत ही स्वाद और इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जिन्हें आप पौष्टिक कहते हैं, यानी कि पौष्टिक रूप से और बहुत सारे विभिन्न तरह के रंगों के लिए ये जाने जाते हैं। तो ये आपके माइक्रोग्रीन्स रहते हैं। माइक्रोग्रीन्स में अगर बात करूं तो जैसे सलाद का पत्ता, जिसे कि आप लेट्यूस कहते हैं, और बाकी अन्य तरह की जैसे पालक, जो कि स्पिनच कहा जाता है, धनिया जिसे कि कोरिएंडर के नाम से जाना जाता है, मूली यानी कि रेडिश, ब्रोकली, गाजर, मटर और सूरजमुखी। तो ये जो कुछ प्रकार के माइक्रोग्रीन्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे स्वाद के लिए, जिनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि हमारे जो स्वास्थ्य है उसे बहुत अच्छा रखते हैं। तो माइक्रोग्रीन्स के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि इनमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर कैलोरीज़ की बात करें तो कैलोरीज़ बहुत ही कम रहती हैं। ये खाने में अत्यधिक स्वाद रहते हैं और इनका जो रंग और ये बहुत ही आकर्षक होते हैं और इन्हें बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। तो माइक्रोग्रीन्स की जो खेती है, यानी कि अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं माइक्रोग्रीन्स के बारे में, तो कैसे हम इनके बीजों का चयन कर सकते हैं, यानी कि सीड सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, इनके लिए क्या उपयुक्त मिट्टी रहती है और पानी का चयन कैसे किया जाना चाहिए, बीजों को उगाने के लिए उपयुक्त तापमान और प्रकाश कितना होना चाहिए और नियमित रूप से पानी कितना देना चाहिए और इसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे कि माइक्रोग्रीन्स की खेती हम कैसे कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमारे लिए क्या लाभ है और क्या उपयोग हो सकता है। जैसे कि माइक्रोग्रीन्स के कुछ उपयोगों के बारे में बात करें तो माइक्रोग्रीन्स का उपयोग जो है सूप, कढ़ी, जूस या फिर स्मूदीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसके हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो अगर इन्हें हम सलाद में उपयोग कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। जूस और स्मूदी जैसे प्रोडक्ट्स भी हम इसके बना सकते हैं। और माइक्रोग्रीन्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है सैंडविच, और जैसे कि आप कह सकते हैं आजकल का जो फूड है उसमें बहुत ही ज़्यादा माइक्रोग्रीन्स का यूज़ हो रहा है, जैसे कि सैंडविच। तो माइक्रोग्रीन्स के टेम्परेचर के लिए, यानी कि किस टेम्परेचर पे इन्हें ग्रो किया जाना चाहिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके प्रोडक्शन रिलेटेड। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या बात करेंगे, इसमें हम सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी माइक्रोग्रीन्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, उसकी क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हैं और प्रोडक्शन पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो according to the 2017 global burden of diseases studied by the University of Washington, malnutrition was the top cause of death and disability in India in 2017। यानी कि 2017 में माल न्यूट्रिशन का जो इफ़ेक्ट था, यानी कि डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा थी माल न्यूट्रिशन की वजह से, और ये हमारे जो ग्लोबल बर्डन था इस डिज़ीज़ का बहुत ही ज़्यादा था। तो इसे स्टडी किया गया था वाशिंगटन में, और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रही थी माल न्यूट्रिशन जैसी कमी, जनरली इन्फेंट्स में और यंग बच्चों में। तो इंडिया में लगभग 25.5 मिलियन बच्चे जो हैं और जो कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, और जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इंडिया का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि हमारा जो माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों में बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से और डेफिशिएंसीज देखने को पाई गई हैं। तो इंडियन सिनेरियो की बात की जाए तो लगभग ओवरवेट की वजह से चिल्ड्रंस जो है ज़्यादा ओवरवेट हो रहे हैं, जो कि
ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट थी 2018 की। तो यहाँ पे आप ओवरवेट एक चाइल्ड को देख सकते हैं कि ओवरवेट जो है वो भी बहुत ही एक हमारे लिए एक मॉल न्यूट्रिशन ही जिसे आप कह सकते हैं उसी का सस्पेक्ट है। देन सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट रहता है एनीमिया। एनीमिया का हेल्थ स्टैटिस्टिक्स और प्रोफाइल देखा जाए इंडिया में तो कुछ इस प्रकार से है। लगभग 51.4% वुमेन जो है जो कि रिप्रोडक्टिव एजेस में है वो एनीमिक है इंडिया में। और मैटरनल एनीमिया जो है एक जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर। तो ये रिपोर्ट है NFHS की। तो इसके अकॉर्डिंगली लगभग 58.4% चिल्ड्रन जो है वो सफ़र कर रहे हैं एनीमिया की वजह से। और सबसे ज़्यादा जो इसकी परसेंटेज है वो रूरल एरिया में देखी जा सकती है जो कि 59.4% है। माल न्यूट्रिशन की वजह से जो एनीमिक जैसी बीमारियां बच्चों में आ रही हैं। तो इस तरह से जो है एनीमिया जैसी बीमारियों से अगर हमें अपनी कंट्री को बचाना है, मॉल न्यूट्रिशन से बचाना है, तो इससे हम जो है कुछ इस तरह के वेजिटेबल्स के ऊपर जा सकते हैं। तो ये वेजिटेबल्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनकी बात की जाए तो। लगभग अगर हमारी इंडियन पॉपुलेशन को देखा जाए जो कि अगर वुमेन्स की पॉपुलेशन को काउंट किया जाए तो लगभग 1/2 of the Indian women in their reproductive ages suffer from the anemia। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितने भी पॉपुलेशन वुमेन्स की बताई गई है ये एनीमिक पॉपुलेशन है। तो ये सर्वे जो था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब किया गया था 2015 से लेके 2016 में, तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो है देखने को पाई गई थी। तो कैसे हम माइक्रोग्रीन्स का क्या रोल रहता है फॉर एनीमिया को रिडक्शन करने के लिए, तो उसके बारे में भी हम जान सकते हैं कि किस तरह से जो माइक्रोग्रीन्स है वो जो है उनमें आयरन जैसे कंपाउंड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि आयरन से रिच रहती हैं। जैसे कि अगर मैं पी शूट्स की बात करूं जिन्हें कि आप मटर कहते हैं, पी यानी कि मटर और शूट्स यानी कि उसका एक कच्चा तना रहता है। तो ये आयरन में बहुत ही रिच रहते हैं जिसमें कि लगभग 15 से 20 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है पर 100 ग्राम। देन रेडिश के बारे में बात की जाए, रेडिश ग्रीन्स यानी कि रेडिश की जो पत्तियां रहती हैं उनमें 10 से 15 मिलीग्राम पर 100 ग्राम रेडिश के ग्रीन्स में आयरन पाया जाता है। देन क्रेस जो है वाटर हाइसिंथ के नाम से जिन्हें हम जानते हैं उसमें लगभग 10 से 12 मिलीग्राम पर 100 ग्राम जो है वो एनीमिया से लड़ने की क्षमता होती है, यानी कि उसमें आयरन पाया जाता है। अब फोलिक एसिड की वजह से यानी कि फोलेट आयंस की कमी की होने की वजह से जो हमारी वुमेन्स की पॉपुलेशन है जो उनके रिप्रोडक्टिव एजेस में है वो एनीमिया जैसी बीमारियों से ग्रसित है। तो इसके लिए फोलेट से रिच माइक्रोग्रेन्स जैसे कि पी, मटर, स्पिनिच यानी कि सलाद से रिलेटेड पत्तियां और केल जो कि हमारे कैबेज कॉलीफ्लावर वाले ग्रुप में रहती हैं, या फिर विटामिन सी से रिच माइक्रोग्रीन्स जैसे कि पी, रेडिश को हम ले सकते हैं क्योंकि इनका जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो ज़्यादा हेल्पफुल है और उस पर ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ की जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है। तो ये कुछ ग्लोबल हेल्थ का बताया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो कि 2019 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। इसके अकॉर्डिंगली इंडिया का जो रैंक है वो लगभग 102 रैंक है आउट ऑफ 117 क्वालिफाइंग कंट्रीज़, जिसमें कि 30.3 स्कोर किया गया है। यानी कि इंडिया जो है सफ़र कर रहा है हंगर से, जो कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है इंडियन कंडीशंस के लिए। तो इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड्स की मोर्टेलिटी, चाइल्ड्स अंडर न्यूट्रिशन एजेस में हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि कैलोरीज जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से डाइट की क्वालिटी जो है सही नहीं है और बहुत सारे चिल्ड्रन जो है वो सफ़र कर रहे हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से।
तो फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हर एक हाउस होल्ड में एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स का वेस्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स जो हैं उनमें स्टंटिंग हो रही है, तो इसकी वजह से जो ये डायमेंशंस है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अंडर नरिशमेंट की अगर बात करें तो फूड की सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हंगर का, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है और जिसमें कि अडल्ट्स और चाइल्ड्स दोनों आते हैं, तो वो सफ़र कर रही हैं हंगर जैसे इंडेक्स से, जो कि ग्लोबल लेवल का एक बहुत ही बड़ा इशू है। देन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 साल से कम बच्चों की ही मृत्यु होना, कि जो बच्चे हैं जिनमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है, वो चाइल्ड जो है मोर्टेलिटी की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी डिफिशिएंसीज होने की वजह से, पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में, यानी कि जो कि रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे मोर्टेलिटी का रिस्क जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सब है अंडर न्यूट्रिशन की वजह से। तो इनएडुकेट फूड सप्लाई, यानी कि जब फूड की जो सप्लाई है वो पर्याप्त नहीं है और चाइल्ड की मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है और चाइल्ड जो है अंडर न्यूट्रिशन आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इस तरह की बीमारियों से आप कह सकते हैं जूझना पड़ रहा है हमारी यंग जनरेशन को भी। तो यहाँ पे ट्रेंड्स वाइज इंडिकेटर्स बताए गए हैं, इंडिकेटर वैल्यूज़ बताई गई हैं इंडियन कंडीशन में, कि कैसे जो प्रोपोर्शन है वो अंडर नरिश्ड प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का। तो ये जो लाइन है ये बता रही है कि लगभग 20% से ज़्यादा अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है। दूसरा, ये जो ग्रीन कलर में मेंशन की गई है लाइन, इसका मतलब है कि जो प्रेवलेंस है वेस्टिंग की चिल्ड्रंस में अंडर 5। देन ये जो लाइन है ये बता रही है कि अंडर 5 के चिल्ड्रन में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ के रिगार्डिंग रिडंसी है या फिर स्टंटिंग हो रही है ग्रोथ में। और इस लाइन से पता चल रहा है कि ये ट्रेंड मेंशन कर रहा है अंडर 5 का मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 2000 से लेके 2019 तक का मोर्टेलिटी रेट को मेंशन कर रहे हैं। तो कुछ पैरामीटर्स हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया का मेजर एनिमी है इंडियन मॉल न्यूट्रिशन के लिए। तो इट मीन्स हमारे पास सफिशिएंट फूड नहीं है अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करने का, न्यूट्रिशनल डाइट को इम्प्रूव करने का। तो मिनरल और न्यूट्रिशन जैसी या फिर आप कह सकते हैं वाइटामिन्स जैसी डेफिशिएंसी से अगर हमें क्रोनिक डिजीज़, मॉल न्यूट्रिशन जैसे डिजीज़ से बचाना है तो किस तरह की फूड हैबिट्स पे हमें जाना होगा, यानी कि पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है एक डाइवर्स डाइट की तरफ आती है। तो हमें एक बहुत ही साधारण डाइट पे जा सकते हैं जैसे कि माइक्रोग्रेन्स। तो माइक्रोग्रेन्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अमर्जिंग कंसेप्ट है, क्योंकि ये जो है रिच सोर्स हैं मिनरल्स और वाइटामिन्स का, यानी कि ये प्रोडक्टिव फूड की तरफ आते हैं और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो माइक्रोग्रेन्स जो हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को बहुत ही कम्बैट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल जो है वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रोल है, क्योंकि ये इनका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा है। जनरली ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स रहती हैं, इनमें हाई कंसंट्रेशन रहती है विटामिन्स की, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी और बहुत सारे विटामिन्स। मिनरल्स में रिच रहते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच रहते हैं। तो हम अगर हमें अपने इंडियन कंडीशंस को या फिर इंडियन सिचुएशन को ग्लोबल हंगर इंडेक्स से कम करना है, उसको कम लाना है उसके लेवल को, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है। माइक्रोग्रेन्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसकी वजह से हम जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कम कर सकते हैं। मॉल न्यूट्रिशन और एनीमिक जैसी प्रॉब्लम्स जो कि चिल्ड्रंस, इन्फेंट्स और अडल्ट्स और रिप्रोडक्टिव एजेस वाले वुमेंस में देखने को मिली हैं, तो उन बीमारियों को हम कम कर सकते हैं। तो माइक्रोग्रेन्स जो हैं ईज़िली अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज़ में उगाए जा सकते हैं जहाँ पर लैंड जो है बहुत ही कम रहती है। तो माइक्रोग्रेन्स का जो बेनिफिट्स है वो ये है कि इनकी जो साइकिल रहती है बहुत ही शॉर्ट ग्रोथ साइकिल रहती है और
किसी भी तरह की सॉइल में या फिर सॉइल्स के बिना भी इन्हें उगाया जा सकता है, कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर से और इनऑर्गेनिक मैन्योर से। तो ये रिच रहते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है कि इस तरह के कंपाउंड्स जो इन माइक्रोग्रीन्स में पाए जाते हैं, जो कि हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं बहुत सारी डिजीज़ से। तो इस तरह के कंपाउंड्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अब इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि जो क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़, शुगर, कैंसर, ऐसी बीमारियों से हमें बचा सकते हैं और हमारी आई हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर मैं बताऊं तो इनमें ल्यूटिन जैसा कंपाउंड्स, दूसरा इसमें रहता है जियाजेंथिन। तो जियाजेंथिन और ल्यूटिन जो है दोनों ही विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम करते हैं और आई हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है लगभग एज रिलेटेड रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो आइज़ की जो मसल्स हैं वो लगभग डीजनरेट होने लग जाती हैं और उनमें आप कह सकते हैं बहुत सारी कमियां देखने को पाई गई हैं। तो उन बीमारियों को भी हम कम कर सकते हैं। देन जैसे कि मैंने क्रोनिक डिजीज़ के बारे में बताया, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर कंटेंट पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बहुत ही कम रहता है। माइक्रोग्रीन्स जो हैं हमारी बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम, विटामिन के और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो हमारी बोन हेल्थ के लिए यानी कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं उनके लिए। तो माइक्रोग्रीन्स का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड देन ये जो है ब्लड शुगर को भी मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये कम कर रहे हैं क्योंकि इनमें जो है ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहे हैं और कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचा रहे हैं। तो इस तरह से जो है माइक्रोग्रीन्स बहुत सारे इम्यून फंक्शन को हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मॉल न्यूट्रिशन जैसी बीमारियों से जूझना नहीं पड़ेगा। तो कुछ माइक्रोग्रीन्स हैं जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं, वो रहते हैं पी, मटर यानी कि रेडिश, ब्रोकली और स्पिनिच और लेट्यूस, जो कि बहुत ही आसानी से हम उगा सकते हैं। तो माइक्रोग्रीन्स का यूज़ हम जनरली सलाद, सैंडविच और स्मूदीज़ में करते हैं जैसे कि मैंने बताया, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बहुत ही बेनिफिट है। तो माइक्रोग्रीन्स क्या रहते हैं? माइक्रोग्रीन्स जैसे कि ये आपका एक माइक्रोग्रीन है, तो बस इतनी सी ही इसकी लेंथ रहती है या आप कह सकते हैं हाइट रहती है, जिसमें 2 कॉटिलेडन लीव्स रहते हैं और एक पहला जो है वो यंग ट्रू लीव रहता है। तो ये जो है आपकी फर्स्ट एमर्जिंग लीव्स हैं जिन्हें कि आप कॉटिलेडन लीव कहेंगे, और दूसरा जो आपका रहती हैं जो कि यंग ट्रू लीव्स हैं उन्हें आप फर्स्ट पेयर ऑफ यंग ट्रू लीव्स कहेंगे। तो माइक्रोग्रीन्स जो हैं वो एमर्जिंग फूड है और यंग एडिबल फूड जिन्हें आप कहते हैं, यंग एडिबल वेजिटेबल्स और हर्ब्स, जिनकी जनरली जो है कॉटिलिडनरी स्टेज पे, यानी कि जब पहली 2 लीव्स आती हैं उस स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाता है, या फिर जब 2 अदर जो यंग पेयर लीव्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो माइक्रोग्रीन्स जो हैं वो हमें जनरली 7 से 21 दिनों के जर्मिनेशन के बाद हम उन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट माइक्रोग्रीन्स जिन्हें हम वेजिटेबल क्रॉप्स की तरह ले रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं माइक्रोग्रीन्स के बारे में बता दूँ। यहाँ सबसे पहला माइक्रोग्रीन रेड एमरंथस, जिसमें कि रेड एमरंथस जो कि रिच सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का, और बीटरूट को भी हम उसके जो माइक्रोग्रीन्स की तरह ले सकते हैं यंग स्टेजेस में। देन ब्रोकली,
देयर आफ्टर आप देख सकते हैं किस तरह से ये माइक्रो ग्रीन्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं जिन्हें आप जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट करके उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद आपका रेडिश आता है, देन फेनुग्रीक जिसे आप मेथी कहते हैं, कैबेज, देन रेड कैबेज जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए। उसके बाद लेट्यूस और पी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम माइक्रोग्रेन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर माइक्रोग्रेन्स की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो लगभग 1960 से इसकी हिस्ट्री शुरू हो गई है। तो 1960 में सनफ्लावर, बकव्हीट और रेडिश को जनरली यूज़ किया जाता था विंटर सीजन में एज ए ग्रीन्स। और उसके बाद 1970 में अगर जो हेल्दी होम्स थे वहाँ पे ग्रासेस में भी पॉपुलैरिटी आई जिनका हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देखा गया। तो क्रेसिस जिसे कि आप वाटर हाइसेंथ के नाम से जानते हैं, जो कि एक सीडलिंग्स है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीडलिंग्स हैं हमारी कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचाने के लिए। तो सबसे पहले इनका यूज़ 1960 से 1970 और 1980 में यूज़ किया जा रहा था, पर ये इतने कमर्शलाइज्ड नहीं थे, पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि जब तक इनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी तब तक ये माइक्रोग्रेन्स जो थे वो डॉक्यूमेंटेड ना होने की वजह से पॉपुलैरिटी में कम थे। फिर उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लोकली प्रोड्यूस किए गए नॉर्दर्न अमेरिका और डिस्ट्रीब्यूट किए गए बहुत सारे लोकल रिटेल आउटलेट्स में। देन 2010 में माइक्रोग्रेन्स जो हैं ग्रॉसरी स्टोर्स में अपीयर होना शुरू हुए, यानी कि धीरे धीरे ये डॉक्यूमेंटेशन में आए जब इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को पहचाना गया। अब स्प्राउट्स और माइक्रोग्रेन्स में क्या अंतर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो स्प्राउट्स जो है जनरली डार्क कंडीशंस में ग्रो करते हैं और जब मॉइस्चर जो है बिल्कुल सैचुरेट रहता है, यानी कि बिल्कुल भिगोए हुए जब ये रहते हैं तब माइक्रोग्रेन्स जो है वो तब स्प्राउट्स जो है वो निकल कर आते हैं इन कंडीशंस में। तो माइक्रोबियल प्रोलिफरेशंस की वजह से और यानी कि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो स्प्राउट्स को उगने में हेल्प करते हैं। देन माइक्रोग्रेन्स के जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो ये हैं कि इनका जो लीफ का कलर है, वैरायटी और शेप जो है वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और ये जनरली जो है विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। तो अमरंथस स्प्राउट्स की अगर बात करें तो उसमें 8 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी का कंटेंट पाया जाता है, जिसे कि हम चुलाई के नाम से जानते हैं। तो जान लीजिए कि चुलाई को अगर हम एज ए माइक्रोग्रीन ले रहे हैं तो किस तरह से हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स माइक्रोग्रेन्स को हम एज ए स्पेस फूड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह के यंग प्लांट्स हैं जिनका पोटेंशियली फूड की तरह यूज़ किया जा रहा है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा जब वो बहुत ही लंबे मिशन पे जा रहे हैं। यानी कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जनरली माइक्रोग्रेन्स को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट ज़्यादा रहता है और ये एक क्लोज एनवायरनमेंट में भी ग्रो किए जा सकते हैं। तो ये एक फूड सोर्स की तरह यूज़ हो रहे हैं जिससे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है और वाटर की जो रिसाइकलिंग है वो भी संभव है जब भी हम माइक्रोग्रेन्स का यूज़ या फिर एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा माइक्रोग्रेन्स का यूज़ स्पेस में किया जा रहा है। Then microgreens are ideal for space flight environment as they can be harvested directly by crew members, ensuring freshness and high quality. तो बहुत सारे यूजेस हैं माइक्रोग्रेन्स के जो इन्हें आइडियल बनाते हैं एज ए स्पेस फूड। अब अगर प्रोडक्शन और पोटेंशियल की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्री जो है माइक्रोग्रेन्स के प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्हें कि आप मेजर प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। यानी कि कोई भी ग्रेन और सीड जो है माइक्रोग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये मोनोकोटिलेडन्स भी हो सकते हैं और डाइकोटिलेडन्स भी। यानी कि मोनोकोटिलेडन का मतलब है सिंगल और डाइकोटिलेडन्स का मतलब है दो। डाई मीन्स टू। तो
अब हम जानते हैं कि मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स में क्या अंतर होता है। तो मोनोकोटिलीडन्स जो है इस तरह की पौधे रहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कोटिलीडन होता है, यानी कि एक ही बीज पत्र रहता है, जिसे कि आप कोटिलीडन कहते हैं। तो ये पाए जाते हैं लगभग फूलों वाले पौधों में या अनाज और आपकी ग्रासेस में। तो इनकी जो पत्तियां रहती हैं, पत्तियों के पौधों की जो पत्तियां हैं वो तनों के चारों ओर रहती हैं। तो इस तरह से हम मोनोकोटिलीडन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डाइकोटिलीडन से। तो डाइकोटिलीडन्स में 2 कोटिलीडन्स रहते हैं, यानी कि जो पत्तियां हैं दो कोटिलीडन्स, 2 तरह के बीज पत्र रहते हैं जिन्हें कि आप कोटिलीडन कहते हैं। तो इस तरह के जो पौधे हैं वो सब्जियां हैं, टमाटर, मिर्च, बैंगन और मूली, और भी बहुत सारी पौधे रहते हैं जो कि डाइकोट्स में आते हैं। अब अगर इनकी बात की जाए तो किस तरह का इनको प्रोडक्शन के लिए किस तरह का टेम्परेचर चाहिए और क्या सनलाइट होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी का क्या रोल है माइक्रोग्रीन्स को पैदा होने के लिए, तो इसके बारे में जानते हैं। तो माइक्रोग्रीन्स जो हैं दे रिक्वायर हाई लाइट लेवल, यानी कि माइक्रोग्रीन्स को ग्रो होने के लिए एक उपयुक्त तापमान का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि लेट्यूस के लिए अगर मैं बताऊं तो लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। स्पिनच के लिए भी सिमिलरली 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और कोरिएंडर यानी कि धनिया के लिए 20 से 25 डिग्री, मूली के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ब्रोकली के लिए 15 से 20, गाजर के लिए 20 से 25 और मटर के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे कि आप उच्च तापमान कहते हैं, वो ज़्यादा रहता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर जा रहा है तो उससे क्या होगा कि माइक्रोग्रीन्स की जो ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी, और उसकी जो पत्तियां हैं जिन्हें कि आप कोटिलीडन्स कह रहे हैं या फर्स्ट लीफ स्टेजेस पे जो लीव्स आ रही हैं, तो वो जो है वो बर्निंग हो जाएगी, यानी कि वो पत्तियां जो हैं झुलस सकती हैं। तो इसकी वजह से भी माइक्रोग्रीन्स की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। अब इसके लिए जो न्यूनतम तापमान रहता है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर अगर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है, तो भी माइक्रोग्रीन्स की जो कह सकते हैं आप ग्रोथ है और उनकी जो डेवलपमेंट है वो कम हो सकती हैं। उससे भी पत्तियों में फ्रॉस्ट जैसी इंजरी से पत्तियों को जूझना पड़ सकता है। तो माइक्रोग्रीन्स के लिए जो तापमान रहना चाहिए उसका नियंत्रण, उसको कंट्रोल में करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए माइक्रोग्रीन्स को अगर हम ग्रीन हाउस में उगा रहे हैं या फिर टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली बहुत सारी तकनीकों का यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोग्रीन्स को शेडी एरियाज़ में रख रहे हैं या फिर उन्हें प्रॉपरली इरिगेट कर रहे हैं, यानी कि उन्हें प्रॉपर पानी वगैरह दे रहे हैं, तो माइक्रोग्रीन्स को हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो जो बड़े सीड्स वाले माइक्रोग्रीन्स रहते हैं, यानी कि जिनका जो बीज है वो बड़ा होता है, वो आपका पी आता है, जिसमें 1 सीड पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, और चिकपी के लिए 4 सीड्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, और कैबेज, ब्रोकली, रेडिश और अमरंथस के लिए इस तरह से हम सीड्स को यूज़ कर सकते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। अब ग्रोइंग मीडिया की बात की जाए तो माइक्रोग्रीन्स को किस तरह की ग्रोइंग मीडिया, यानी कि ग्रो होने के लिए कौन सा जो मीडिया है वो सही रहता है। तो माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने के लिए हम सबसे पहले सॉइललेस मीडिया की बात करते हैं। माइक्रोग्रीन्स जो है सॉइललेस मीडिया में अच्छे तरह से ग्रो किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डेवलपमेंट है, जिन्हें कि आप वृद्धि कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो जो कि एक आवश्यक सोर्स है, जिन्हें कि आप जो कि ग्रोथ को उसको मजबूती से खड़ा रखने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि कोकोपीट, रॉक वूल, पॉटिंग मिक्सचर, बर्लैप, फर्टिलाइज़र और हेम्प मैट्स।
कोकोपीट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और या आप कह सकते हैं फेमस मीडिया है, जिसे कि नारियल के छिलके से बनाया जाता है। देन पीट मॉस, पीट मॉस जो है एक नेचुरल मीडिया है जो कि पीट मॉस से बनता है, मॉस यानी कि जो सिवाल रहता है। देन रॉक वूल, रॉक वूल एक सिंथेटिक मीडिया है जो रॉक वूल से बनाया जाता है। और मिट्टी, मिट्टी तो एक नेचुरल मीडिया है। तो और हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक का मतलब है जो एक ऐसा मीडिया जो पानी में घुले हुए पोषक तत्वों का उपयोग करता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो पानी में डिसॉल्व रहते हैं। तो माइक्रोग्रीन्स मीडिया के लाभ ये रहते हैं, जो भी हम मीडिया यूज़ करेंगे तो एक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और पानी की आवश्यकता को भी कम करता है, कीट जैसे और अन्य रोगों की समस्या को कम करता है और हमारे जो बेहतर स्वाद और पौष्टिकता की ओर जा सकते हैं। यानी कि माइक्रोग्रीन्स मीडिया जो है माइक्रोग्रीन्स को बेहतर स्वाद और पौष्टिकता प्रदान करता है। तो ये कुछ पॉटिंग मिक्सचर्स बताए गए हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ग्रोथ के लिए। यहाँ पे हेम्प मैट्स भी यूज़ कर सकते हैं माइक्रोग्रीन्स की ग्रोथ के लिए। देन रॉक वूल, देयर आफ्टर हाइड्रोपोनिक प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोग्रीन्स, तो उसके लिए जो मीडिया रहेगा वो पेपर टॉवल, हेशियन और बर्लैप शीट्स, रॉक वूल क्यूब्स और शीट्स और कुछ किचन क्लोथ्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो माइक्रोग्रीन्स हैं उनके जो जड़ें हैं वो बहुत ही कम होंगी, यानी कि सीमित जड़ें होंगी, तो वो भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। देन इनके लिए जो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो हाइड्रोपोनिक्स में कंडक्टिविटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसके लिए लगभग 0.5 से लेके 1.0 तक डेसीसाइमन्स पर सेंटीमीटर में इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो रहनी चाहिए। ये हाइड्रोपोनिक्स के जो हैं कुछ प्रोडक्शन सिस्टम्स बताए गए हैं कि किस तरह से माइक्रोग्रीन्स को हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो कर सकते हैं। देन फ्लैट ट्रे विद गुड ड्रेनेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मटेरियल का यूज़ किया गया है। देन मीडिया, ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्सचर, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, then seeds, then thereafter filling the tray with the seeds of having media, जो मीडिया है वहाँ पर आप सीड्स को पुट कर सकते हैं लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर डीप और मॉइस्चरिंग कर सकते हैं प्रॉपरली। देन सोकिंग करेंगे हम सीड्स की, या फिर उसके बाद हम ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग की गई है और स्प्रिंकलिंग की गई है सीड की। उसके बाद सीड को कवर कीजिए एक पेपर टॉवल के साथ या फिर वर्मिकुलाइट और कोकोपीट के साथ। मीडिया को इतना प्रेस नहीं करना है ताकि जो जर्मिनेशन है वो इनहिबिट हो जाए। देयर आफ्टर केयर, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम वाटरिंग कैसे करें। वाटरिंग जो है यानी कि जो पानी देंगे हम वो बिल्कुल फाइन स्प्रेयर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फाइन स्प्रेयर से वाटरिंग की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कंडीशंस होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए और प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए। इसके लिए जो डे लेंथ है लाइट की तो वो लगभग 12 से 16 घंटे की रहती है डे लाइट, जिसे कि आप फोटो पीरियड कहते हैं। और लगभग 18 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है मेंटेन होना चाहिए माइक्रोग्रीन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो लाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है माइक्रोग्रीन्स के डेवलपमेंट के लिए। सो लाइट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो कि क्योंकि सूर्य से जितनी भी आने वाली रोशनी रहेगी वो एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं नेचुरल सोर्स है लाइट का। क्योंकि बाकी जितनी भी लाइट्स हैं वो उपयुक्त लाइट्स नहीं रहेंगी अगर हम सिंथेटिक लाइट्स या फिर आप कह सकते हैं फ्लोरेसेंट लाइट्स का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इससे जो प्लांट्स हैं जो आप माइक्रोग्रीन्स जिन्हें आप कह रहे हैं उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर होगी, उनको एक अच्छा रंग मिलेगा और उनका जो टेस्ट है वो भी इम्प्रूव होगा। देयर आफ्टर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, माइक्रोग्रीन्स की अगर प्रोडक्शन करनी है कैसे आप इन्हें
इजीली घरों में ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनके लिए कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें डाइल्यूट कीजिए और स्प्रे कीजिए न्यूट्रिएंट्स को माइक्रोग्रीन्स पे। उसके बाद जर्मिनेशन पेपर जो रहता है, आप ये भी कर सकते हैं कि जो जर्मिनेशन पेपर है उसे डिप कीजिए फर्टिलाइज़र में और उसे आप यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे की जा रही है माइक्रोग्रीन्स की एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, लाइट जैसे कंडीशंस को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा रहा है। तो एक फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है जहाँ पर प्रोडक्शन की जा रही है माइक्रोग्रीन्स की। तो विभिन्न तरह के माइक्रोग्रीन्स को यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद बात आती है हार्वेस्टिंग की कि कब हम इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं माइक्रोग्रीन्स को। तो हार्वेस्टिंग ऑफ माइक्रोग्रीन्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम इसे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो सबसे पहले जब फर्स्ट सेट ऑफ ट्रू लीव्स आ जाता है तब हमने माइक्रोग्रीन्स की हार्वेस्टिंग करनी है, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जिससे कि आप कुछ गुणवत्ता या फिर आप कह सकते हैं एक अच्छा टेस्ट, स्वाद, अगर हमें इसका अच्छा बनाए रखना है तो इसके लिए सही समय और तकनीक का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम माइक्रोग्रीन्स की कटाई कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर है अधिकांश माइक्रोग्रीन्स के लिए 7 से 10 दिन में ये तैयार हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो लगभग 1 से 2 वीक के अंदर तैयार हो रहे हैं, यानी कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर जो तैयार होते हैं कटाई करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंची और चाकू जैसी चीज़ों का यूज़ किया गया है इसको प्रॉपरली कट करने के लिए, और कटिंग के टाइम इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है इसकी पत्तियों के ऊपर कि जब इसकी पत्तियाँ जो हैं डेवलप हो गई हैं, यानी कि जब माइक्रोग्रीन्स के जो ट्रू लीव्स हैं वो डेवलप हो गए हैं। और जनरली हम माइक्रोग्रीन्स को सुबह के टाइम ही कट करेंगे जब वो सबसे ज़्यादा फ्रेश और टेस्ट में अच्छे रहेंगे। उसके बाद माइक्रोग्रीन्स के जब हम इसको कट कर रहे हैं तो इनके जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देर आफ्टर पैकेजिंग का मतलब है जब हम इन्हें मार्केट में लेके जा रहे हैं तो कैसे हम इनको बिल्कुल फ्रेश और इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है या फिर इनकी जो टेस्ट है उसको बनाए रखें और उसको बरकरार रखें। तो इसके लिए पैकेजिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है इनको एक लंबे टाइम तक हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर करने के लिए। अब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि माइक्रोग्रीन्स में वाटर का लेवल ज़्यादा रहता है और इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो कम होती है। तो इसके लिए बेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। देन कमर्शियल माइक्रोग्रीन्स आर ऑफन स्टोर्ड इन प्लास्टिक क्लैम शेल, जिन्हें कि आप कंटेनर्स कहते हैं, जिन्हें कि आप रेफ्रिजरेटर में आसानी से रख सकते हैं। तो इस तरह के कंटेनर्स को हम यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए माइक्रोग्रीन्स के, और इसके लिए जो स्टोरेज का टेम्परेचर है वो लगभग 2.5 से 3.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए माइक्रोग्रीन्स के स्टोरेज के लिए। और बायोडिग्रेडेबल क्लैम शेल कंटेनर्स, ये आपका जो है बायोडिग्रेडेबल क्लैम शेल कंटेनर है और ये आपका प्लास्टिक का क्लैम शेल कंटेनर है। तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट के लिए माइक्रोग्रीन्स के। माइक्रोग्रीन्स की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कम रहती है और इसलिए आप इन्हें ईयर राउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है इनको ग्रो करना। इनके लिए ना ज़्यादा सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, ना ज़्यादा वाटर की, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना पैकेजिंग और ना कुछ अन्य इस तरह के मटेरियल की जो कि जिससे कि इनपुट जैसे फैक्टर्स को ज़्यादा किया जाए। यानी कि जब हम माइक्रोग्रीन्स का ग्रो कर रहे हैं तो इजीली हम इन्हें घरों में भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पैकेजिंग, कंटेनर, पॉटिंग मिक्सचर, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, सीड की कॉस्ट के बारे में। तो जब
ये कॉस्ट है और माइक्रोग्रेन्स की अर्निंग से जो कॉस्ट हमें मिल रही है तो कितनी प्रॉफिटेबल होगी पर ट्रे, जो कि एटलीस्ट इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 1000 तक भी, यानी कि 1100 रुपये तक भी माइक्रोग्रेन्स की जो पर ट्रे है उसका रेट जा सकता है। तो हम इन्हें डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ और बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड्स जिनमें माइक्रोग्रेन्स का रूटीनली यूज़ हुआ जा रहा है। तो इस तरह से माइक्रोग्रेन्स को हम यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम इनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोग्रेन्स बताए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी क्लैम शेल्स में पैकेजिंग की गई है, जो कुछ प्लास्टिक के क्लैम शेल्स हैं, और किस तरह से वो मार्केट में एक अच्छा रेट अटेन कर रहे हैं। देन माइक्रोग्रेन्स जो हैं किस तरह से हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जितना भी बताया तो माइक्रोग्रेन्स जो होते हैं वो एक बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं जो बहुत तरह की सब्जियों, अनाजों में पाए जाते हैं, और इनकी जो मेंटेनेंस है, इनको देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे हम इन्हें कंक्लूड करेंगे कि माइक्रोग्रेन्स का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है जब भी हम इन्हें ग्रो कर रहे हैं अपने घरों में। तो माइक्रोग्रेन्स को हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोग्रेन्स से रिलेटेड, अगर हम अपनी कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई भी ऐसा सिंड्रोम है, और जो आप कह सकते हैं कि कुछ एनीमिया जैसी बीमारियों से माइक्रोग्रेन्स से रिलेटेड जो रहते हैं, जिन्हें कि हम बचा सकते हैं माइक्रोग्रेन्स से और कम कर सकते हैं एनीमिक पर्सन्स के लिए, तो इन्हें बहुत ही इजी है माइक्रोग्रेन्स को ग्रो करना, क्योंकि हमारे जो बॉडी रहती है उसमें बहुत तरह के जो पार्ट्स हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो आयरन, फोलेट या विटामिन सी जैसे जो मेन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आयरन और फोलेट और विटामिन सी जैसे जो पोषक तत्व रहते हैं वो जनरली जो माइक्रोग्रेन्स हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, तो ये एनीमिया को दूर करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि आयरन, फोलेट और विटामिन सी से भरपूर जितने भी माइक्रोग्रेन्स रहते हैं उन्हें अगर हम चुनते हैं, जैसे कि पालक, धनिया, मूली, ब्रोकली, और उन्हें प्रॉपरली उनके लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे बीजों का चयन कर रहे हैं और बीजों को अच्छे से बो रहे हैं और उन्हें एक अच्छे टेम्परेचर और सनलाइट दे रहे हैं, तो उससे हम माइक्रोग्रेन्स को जो है ईज़िली माइक्रोग्रेन्स से इन बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो आयरन जैसी कमी को पूरा कर रहा है, फोलेट के लिए पूरा कर रहा है, विटामिन सी की कमी को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल है बहुत ही ज़्यादा इनको कम करें, क्योंकि जब हमने 2019 के डाटा को देखा था तो उसमें बहुत ही ज़्यादा माइक्रोग्रेन्स की वजह से, या फिर जब हम प्रॉपरली पौष्टिक आहार हमें नहीं मिल रहा था तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारा जो चिल्ड्रन है या इन्फेंट्स हैं उनकी अर्ली स्टेजेस में डेथ हो रही थी, मतलब बिलो 5, और उसकी वजह से जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो ज़्यादा हो रहा था। तो अपनी जो डाइट हैबिट्स हैं अगर हम इनमें सुधार कर सकते हैं और इजीली हम एक अप्रोच की तरफ जा सकते हैं तो वो सिर्फ माइक्रोग्रेन्स रहेंगे। सो हमारा मेन जो मकसद रहेगा तो वो यही रहेगा कि अगर हम माइक्रोग्रेन्स को खुद अपने घरों में उगा रहे हैं तो हम इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।